आइए क्वेश्चन नंबर 6B देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। डीके गोयल क्लास 12th की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या मांगा है। क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो दे रखी है, रेशियो है 2.5:1। नीचे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं और उन ट्रांजेक्शन्स का इस रेशियो पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये हमें बताना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को सपोज कर लेंगे। तो आइए सपोज करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज रेशियो कितनी है 2.5:1। अब सपोज कर लेते हैं, सपोज ऐसा करेंगे कि इनकी आपस की रेशियो 2.5:1 आ जाए। तो मैंने करंट एसेट्स को मान लिया 2,50,000 और भाई करंट लायबिलिटीज को मान लेता हूं 1 लाख। तो चलिए रेशियो बराबर हो गई। अब देखेंगे सबसे पहला केस क्या दे रखा है। सबसे पहले लिखा है पेमेंट टू ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल को अगर आपने पैसे दिए तो किन दो चीजों पर फर्क पड़ेगा, कैश पर और ट्रेड पेबल पर। कैश भी कम, ट्रेड पेबल भी कम। ट्रेड पेबल क्या है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है और कैश क्या है, कैश करंट एसेट्स है। तो भाई करंट एसेट भी कम हो गए और करंट लायबिलिटी भी कम हो गई। तो आइए जो वैल्यूज ऊपर सपोज करी थी उनको लिखते हुए रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। यहां हम एक चीज और सपोज कर लेते हैं कि ये जो पेमेंट करी है ये हमने 50,000 रुपए की करी है। तो 50,000 से करंट एसेट की वैल्यू कम कर दी और 50,000 से ही मैं करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी कम कर दूंगा। ये वैल्यू हो गई 2 लाख अपॉन 50,000 जो ये रेशियो हो गई 4:1। तो पहले कितनी रेशियो दे रखी है जरा देखें भैया सब लोग 2.5:1। अब कितनी हो गई 4:1। तो रेशियो क्या हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी इंप्रूव। तो चलिए आगे चलते हैं सेकंड केस की तरफ। देखें क्या लिखा है क्वेश्चन में, सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक। आपने मशीनरी बेच दी और उसके बदले आपको चेक मिल गया। तो मशीनरी तो आपने बेच दी तो मशीनरी तो कम हो गई और जो चेक मिला है उससे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और इसका अमाउंट सपोज कर लेते हैं 50,000। अब ये जो मशीनरी है ये तो भाई नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट एसेट का इफेक्ट करंट रेशियो पे नहीं पड़ता। बैंक जो है वो मेरा करंट एसेट है, इसमें जो इंक्रीज आया है उससे मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। रेशियो पहले वाली हमने जो सपोज किया था वो कितनी वैल्यू है 1 लाख, वो 2,50,000 और 1 लाख। अब इन दोनों वैल्यूज में से जो करंट एसेट्स हैं उसमें 50,000 इंक्रीज आ गए क्योंकि इतने पैसे हमें मशीनरी को बेच करके मिल गए। रेशियो हो गई 3:1। अब 3:1 पहले कितनी रेशियो है भैया, पहले थी 2.5:1, अब हो गई 3:1। तो हम लिखेंगे रेशियो इंप्रूव्स। चलिए आगे चलते हैं थर्ड केस की तरफ। देखें थर्ड केस क्या लिखा है, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट ए लॉस ऑन क्रेडिट, उधार पर। अब जब उधार पर बेचा है तो कॉस्ट कितनी है, हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 50,000
एंड लॉस ऑन सेल इज 5,000। 50,000 का माल आपने 5,000 के घाटे पर बेच दिया। जब 50,000 का माल बेचोगे वो भी उधार पर, तो एक तो भैया इन्वेंट्री कह लो या स्टॉक कह लो, वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि उधार पर बेचा है, जिसे हम माल उधार पर बेचते हैं हम उसे डेटर बोलते हैं, तो डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। अब माल कितने का बेच दिया, 50,000 का, लेकिन डेटर कितने के कम होंगे, डेटर कितने के इंक्रीज होंगे, 5,000 का घाटा काट करके कितने पैसे मिलेंगे, 45,000। तो आइए देखिए रेशो में क्या फर्क पड़ेगा। करंट एसेट्स हैं 2.5 लाख, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, इन्वेंट्री 50,000 प्लस 45,000 के डेटर्स, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 2,45,000 अपॉन में 1 लाख, ये रेशियो आ गई 2.45:1। जबकि पहले ये रेशियो भैया कितनी है जरा देख लें एक बार, यहां पर ये रेशियो है 2.5:1, अब कितनी है 2.4:1। तो रेशियो क्या हो गई, रेशियो हो गई रिड्यूस। चलिए आगे चलते हैं, देखें फोर्थ केस में क्या लिखा है। लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेटर्स से या ट्रेड रिसीवेबल से हमने कैश कलेक्ट कर लिया। अब कैश जब कलेक्ट करा है तो एक तो भाई कैश में इंक्रीज हो जाएगा, कैश बढ़ गया, और दूसरे पे फर्क क्या पड़ेगा, डेटर हमारे कम हो जाएंगे। डेटर क्या है, करंट एसेट्स, इसका मतलब करंट एसेट्स कम हो गए, और कैश क्या है, करंट एसेट्स, इसका मतलब करंट एसेट्स बढ़ गए। और यहाँ एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं 50,000, तो देखें क्या चेंज आएगा, 2,50,000 में 50,000 रुपए के हमारे कैश की वैल्यू बढ़ गई, और 50,000 के डेटर कम हो गए, अपॉन में 1 लाख, ये वैल्यू आ गई 2.5:1। और रेशियो पहले कितनी थी, पहले थी हमारी 2.5:1, और अब भी कितनी है 2.5:1। तो हम लिखेंगे नो चेंज, कि भाई रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आया। आइए आगे चलते हैं फिफ्थ केस की तरफ। फिफ्थ केस है बी आर डिसऑनर्ड। अब बी आर अगर डिसऑनर हो गया तो भैया किन दो चीजों पर फर्क पड़ेगा, एक तो हमारी बी आर की वैल्यू कम हो गई, दूसरे जिसने हमारे पैसे नहीं दिए हम दोबारा से उसको अपने डेटर की लिस्ट में प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों पर फर्क पड़ेगा। डेटर क्या है मेरा, डेटर करंट एसेट है, तो मतलब करंट एसेट बढ़ गए, और बी आर क्या है मेरा, बी आर भी करंट एसेट है, इसका मतलब करंट एसेट कम भी हो गए। जब वो बढ़ भी गए तो यहां पर अमाउंट सपोज कर लेता हूं भाई 50,000 का अमाउंट चल रहा है, तो 50,000 ही लेस भी हो गए और 50,000 ही प्लस भी हो गए, अपॉन में 1 लाख, ये वैल्यू आ गई 2,50,000 अपॉन 1 लाख, वैल्यू है 2.5:1। आइए आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ, और यहां पर हम एक लाइन और भी लिखेंगे कि भाई नो चेंज। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। इश्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स का इशू है, जब शेयर्स का इशू है तो किन दो चीजों पर फर्क पड़ेगा, एक तो कैश पे और दूसरा शेयर्स पर। जब शेयर्स को इशू करा गया तो फर्क क्या पड़ा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा फर्क कहां पड़ेगा, शेयर कैपिटल पर, क्योंकि शेयर्स के इशू होने से हमारी शेयर कैपिटल भी बढ़ जाती है। ये जो कैश है ये तो करंट एसेट का पार्ट है, तो करंट एसेट इंक्रीज हो गए, लेकिन ये शेयर्स जो है ये तो हमारी
इक्विटी का पार्ट है, ये हमारे ना तो करंट एसेट का पार्ट है ना ही करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो जब हम करंट रेशियो में इफेक्ट चेक करेंगे तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। सपोज कर लेते हैं हमने जो शेयर्स इशू करे थे वो 50,000 रुपए के हैं, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 2,50,000 प्लस 50,000 अपॉन में 1,00,000, ये वैल्यू आ गई 3,00,000 अपॉन में 1,00,000। तो रेशियो क्या हो गई 3:1। जब ये रेशियो 3:1 हो गई तो मैं यहां लिखूंगा इंप्रूव। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ अगेंस्ट द परचेज ऑफ ए बिल्डिंग। इश्यू ऑफ शेयर्स against the purchase of a building। हमने शेयर्स को इशू करा है किस लिए? क्योंकि हम बिल्डिंग को परचेज कर सकें। शेयर्स को इशू करने से क्या हुआ भाई, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल इक्विटी है। अब शेयर कैपिटल ना तो करंट एसेट का पार्ट है ना ही करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो इसका इफेक्ट करंट रेशियो पर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई। जब बिल्डिंग बढ़ गई तो बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट एसेट। ये नॉन करंट एसेट ना तो करंट एसेट होते हैं ना करंट लायबिलिटी, तो करंट रेशियो पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इस पूरी ट्रांजैक्शन का करंट रेशियो पर, करंट एसेट पे, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि पहले की रेशियो देखो कितनी लिखी है। पहले की रेशियो जो है करंट एसेट्स 2,50,000 और करंट लायबिलिटी 1,00,000, रेशियो 2.5:1। तो पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। आइए आगे चलेंगे। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है भाई, और डिबेंचर्स को रिडीम करने से फर्क क्या पड़ेगा? दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा और दूसरे हमारे डिबेंचर्स कम हो जाएंगे। ठीक है भैया। अब ये डिबेंचर्स अगर रिडीम होने वाले होते हैं तो वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। मैच्योर डिबेंचर्स फॉर रिडम्पशन आर आवर करंट लायबिलिटी। यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग। और कैश क्या है? कैश करंट एसेट है। दिस मीन्स अगर इसका अमाउंट 50,000 सपोज कर लें तो इतने अमाउंट से कैश कम हो गया, इतने से हमारी करंट लायबिलिटी भी कम हो गई। 2,50,000 में 50,000 तो जो कैश पे किया वो कम हो गया, और जो लायबिलिटी के नाम के 1,00,000 रुपए हैं उसमें से जो करंट लायबिलिटी बन गई है डिबेंचर्स की, वो भी हमने यहां लेस कर दी। ये वैल्यू आ गई 2,00,000 अपॉन में 50,000। तो ये वैल्यू आ गई है 4:1। तो हम यहां लिखेंगे इंप्रूव। तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।